हे ईश्वर अजब तुम्हारी लीला है, किसी को कुछ तो किसी को बहुत कुछ मिला है। कोई है जो एक भी नौकरी ना पावत है, कोई है जो एक भी नौकरी ना पावत है, कोई कोई एक छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा में आवत है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा यूट्यूब चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों का जो अन्य सरकारी विभागों को छोड़ बिहार में शिक्षक बन एक शिक्षक के रूप में अपना आगे के जीवन आप गुजारना चाहते हैं और बिहार के ग्रामीण इलाकों में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब मजदूर किसान के बच्चों का जीवन संवारना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी काउंसलिंग कराने के लिए जो है बिहार में आपका आगमन हो चुका होगा, आप काउंसलिंग करा भी लिए होंगे और आप जो है अभी ट्रेनिंग पीरियड में होंगे या फिर कुछ जो हमारे साथीगण हैं, जिन्हें विभाग से छुट्टी न मिलने के कारण या किसी अन्य कारणों से वो जो है काउंसलिंग नहीं करा पाए होंगे, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी काउंसलिंग जो है 7 जनवरी तक तिथि जो है वो बढ़ा दी गई है और उसके बाद भी अभी जो है काउंसलिंग होने की उम्मीद है। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी जो अन्य विभागों को छोड़ शिक्षा विभाग में नौकरी करने के लिए जो ललायत हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कौशलता के दम पर, अपने लगन और मेहनत के दम पर आपने जो है इतनी बड़ी कॉम्पिटिशन में आपने इस प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना पाने में कामयाबी हासिल की है, तो आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपके साथ कई बड़ी समस्याएँ हैं, जिसे लेकर के आप चिंतित हैं, व्यथित हैं, तो मैं उन सारी समस्याओं को समेटने का बहुत ही कम समय में इस वीडियो में प्रयास करूँगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या है आपके साथ कि आप अभी किसी तरह अपने विभाग से छुट्टी लेकर के और आप आकर के काउंसलिंग करा लेंगे और 14-15 दिनों का ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग भी आप कर लेंगे। लेकिन उसके बाद का जो प्रक्रिया है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है विद्यालय में, किसी विद्यालय में जो है वो कुछ दिनों के लिए आपको वहाँ पे ट्रेनिंग के तौर पर ही रखा जाएगा। उसके बाद आपको योगदान पत्र मिलेंगे। फिर आप जो है आप अपने निश्चित विद्यालय में जिसमें आप पढ़ाने के लिए आपको योगदान देना होगा और वहीं पे आप पढ़ाएँगे। तो अब सवाल उत्पन्न होता है इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए क्या आपके विभाग से इतने दिनों की छुट्टी मिल पाएगी? तो यह आप पे निर्भर करता है कि आप इतना दिन कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन अंततः आपको यदि अपने विभाग को छोड़ कर के और शिक्षा विभाग में आकर के शिक्षक के रूप में यदि आपको सेवा प्रदान करना है, तो आपको अपने पूर्व के विभाग में जहाँ भी आप नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से आपको त्यागपत्र लेना ही होगा। अब जो है इसमें टाइमिंग दिया हुआ रहता है कि आपको जिस दिन आप काउंसलिंग करा रहे हैं, उसके 15 दिन के अंदर जो है आपको वहाँ से एनओसी जो है वो ला करके और शिक्षा विभाग को दे देना है। उसके बाद आपका त्यागपत्र का जो स्थिति है, तो त्यागपत्र के लिए चूँकि सरकारी विभागों में त्यागपत्र जो है इतने जल्दी स्वीकृत नहीं होते हैं, उसमें लगता है कि 25 दिन से 1 महीना का समय लग जाता है। तो उसके लिए आपको समय दिया जाएगा, इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी तरह से आएँ, काउंसलिंग करा लें, सफलतापूर्वक काउंसलिंग संपन्न होने के बाद आप ट्रेनिंग ले लें और ट्रेनिंग करने के बाद जो है आप जा करके और अपने विभाग से त्यागपत्र के लिए आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो है 20-25 दिन में आपका त्यागपत्र स्वीकृत हो जाएगा। त्यागपत्र मिलने के बाद आप ला कर के यहाँ शिक्षा विभाग में जमा करा देंगे, आपका स्वीकृत हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा। आप यहाँ पे पढ़ाते रहेंगे, अपने विभाग से छुट्टी लेकर के यहाँ आप ड्यूटी करते रहेंगे और उसी बीच आप वहाँ त्यागपत्र के लिए भी जो है आवेदन कर देंगे। त्यागपत्र आने तक शिक्षा विभाग आपका इंतज़ार करेगा। मतलब कहने का एक लाइन में है कि त्यागपत्र को लेकर के आपको चिंता नहीं करना है। आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। आप जिस भी विभाग से हैं, वहाँ से आपका एनओसी, त्यागपत्र, विरमण पत्र ला करके यहाँ जमा करने के लिए आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है काउंसलिंग के दिन ही आपको त्यागपत्र ला के देना है, 15 दिन के अंदर ही देना है, क्योंकि पता है कि सरकारी विभागों में त्यागपत्र स्वीकृत होने में समय लगता है। साथ ही मुझे जहाँ तक जानकारी है, उस आधार पर मैं आप सभी जो भी जिस विभाग में कार्यरत हैं, वहाँ से जो आप त्यागपत्र दे करके और आकर के यहाँ शिक्षक के रूप में आप जॉइन करना चाहते हैं, उनसे मैं अपने जानकारी के आधार पर और आप जिस विभाग में हैं, वहाँ से अपने विभाग के जो सीनियर होंगे अधिकारी, पदाधिकारी, उनसे आप इस विषय पर आइडिया ले लेंगे कि क्या यह सत्य है या नहीं। वहाँ पे त्यागपत्र देने का शायद 2 तरह की प्रक्रिया है। एक है त्यागपत्र जो आप दे दिए तो फिर उस विभाग में आप फिर जो है जॉइन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो त्यागपत्र होता है, वो कुछ समयांतराल दिया जाता है। उस समयांतराल में आप जा करके उस विभाग में, जिस विभाग में आप पूर्व से कार्यरत थे, वहाँ पे आप जा करके जॉइन कर सकते हैं। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि तत्काल अभी जो भी आप वहाँ से त्यागपत्र लेंगे, वह उस प्रकार के त्यागपत्र लें, यदि व्यवस्था है तो, कि यदि यहाँ पे आपको किसी तरह से कोई समस्या उत्पन्न होता है, व्यवधान उत्पन्न होता है या आपको जो है जॉब
जो पॉइंट है, जो जॉब लोकेशन जो है या कार्यशैली जो है या किसी तरह से जो आपको लगता है कि यहाँ से बेहतर पूर्व का ही आपका नौकरी था, तो यहाँ छोड़ करके फिर वहाँ जाना चाहते हैं, तो आप उसे ज्वाइन, पूर्व का जो आपका नौकरी था वो बचा रहे, आप उसे ज्वाइन कर पाएँ। इस प्रकार से ही आप वहाँ से त्यागपत्र लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। अब ये हो गया त्यागपत्र से जुड़ी बात, जिसको हम उम्मीद करते हैं कि त्यागपत्र को लेकर के अब आपके मन में किसी तरह से भ्रम या दुविधा नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। हम एक लाइन में आपको कहते हैं कि त्यागपत्र को लेकर के आपको जो है शिक्षा विभाग से समय दिया जाएगा, पर्याप्त समय दिया जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। आप आकर के आराम से यहाँ काउंसलिंग कराएँ, ट्रेनिंग करें, औपबंधिक नियुक्ति पत्र लें, योगदान दें, किसी तरह से कोई समस्या है ही नहीं। त्यागपत्र को लेकर के आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। दूसरा सवाल है प्रान नंबर को लेकर के, एचएमआरएस और प्रान जो है उसी के आधार पर जो है पेमेंट आता है। तो आप जिस भी विभाग में नौकरी कर रहे हैं वहाँ ऑलरेडी आपका प्रान नंबर जो है जनरेट है। आप वहाँ से यदि यहाँ आते हैं तो फिर वो प्रान नंबर जो है यहाँ पे शिफ्ट करवाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि नया प्रान नंबर आपको जनरेट होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रान नंबर जो है वो पैन और आधार से जनरेट होता है। तो पैन आधार से आपको ऑलरेडी प्रान जनरेट है, तो आपको जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके लिए भी जो है वो विभागीय कार्यवाही है और उसमें आपसे कुछ कागजात मांगे जाएंगे जो देना होगा, और उसके उपरांत जो है आपको कुछ ही समय में जो पूर्व का आपका प्रान नंबर है दूसरे विभाग में, वो जो है शिक्षा विभाग में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसपे आपको शिक्षा विभाग में आप शिक्षक के रूप में कार्यरत रहेंगे। तो अब जो है उसी प्रान नंबर पर जो दूसरा विभाग आपको, जो दूसरे विभाग के लिए आप कार्य कर रहे थे, तो वह विभाग उस प्रान नंबर पर आपको पेमेंट कर रही थी, उसी प्रान नंबर को अब शिक्षा विभाग शिफ्ट कर लेगी। तो अब शिक्षा विभाग में आप शिक्षक के रूप में कार्यरत है, तो शिक्षा विभाग उसी प्रान नंबर पर आपको पेमेंट करेगी। तो नया प्रान जनरेट आपको नहीं करवाना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरी सबसे बड़ी बात आती है कि बहुत ऐसे सरकारी नौकरी में लगे हुए व्यक्ति हैं, अभ्यर्थी हैं, जो सरकारी नौकरी में इंटरमीडिएट पास करने के बाद ही वो नौकरी में चले जाते हैं, ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो नौकरी में चले जाते हैं, और नौकरी करते करते वे बीएड कर रहे होते हैं, डीएलएड कर रहे होते हैं, पीजी का कोर्स कर रहे होते हैं, या जो इंटरमीडिएट पर गया है वह जो है ग्रेजुएशन कर रहा होता है। तो आप इस बात को लेकर के बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए कि आप नौकरी करते हुए कोई भी रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपने नौकरी करते हुए बीएड, डीएलएड, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको समस्या होगी ही, क्योंकि आप जब वहाँ से विरमण पत्र ला करके, त्याग पत्र ला करके देंगे तो उसमें जो है आपका टाइम्स पीरियड तो लिखा हुआ ही रहेगा कि आपने कब से कब तक उस विभाग में आपने सेवा दिया है, और उसी टाइम पीरियड के अंतराल में यदि आपका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डीएलएड है, बीएड है, तो फिर समस्या तो होगी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि आपने यदि नौकरी करते हुए और इस प्रकार का कोई भी रेगुलर कोर्स आपने किया है और उस आधार पर आपने शिक्षक की भर्ती परीक्षा दी है और आप जो है मेरिट लिस्ट में जगह बना पा लिए हैं और काउंसलिंग भी करा लिए हैं, तो फिर ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। अब बाद में जो है जब डॉक्यूमेंट सही से जाँच किया जाएगा तो उसके बाद जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसको लेकर के आप, ऐसा नहीं है कि हमारे वीडियो देखने के बाद ही आप निर्णय ले लें। आप हमसे भी बेहतर ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, उनसे आप परामर्श ले लें कि आप नौकरी कर रहे थे और नौकरी करते-करते आपने जो है ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, डीएलएड किया है, बीएड किया है, तो क्या उन्हें जो है शिक्षक के रूप में जॉइन करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, भविष्य में क्या हो सकता है, परेशानी हो सकता है अथवा नहीं। लेकिन हमारी जहाँ तक समझ है कि यदि आप नौकरी करते हुए कोई भी रेगुलर कोर्स करते हैं तो आपको वह रेगुलर कोर्स अमान्य हो जाता है, क्योंकि आप नौकरी कर रहे थे तो फिर रेगुलर कोर्स कैसे कर लिए, पढ़ने कब गए आप? सीधी सी सोचने वाली बात है कि आप दिन में नौकरी कर रहे थे और दिन में पढ़ कैसे रहे थे? सोचने वाली है ना बात। तो इसलिए जो है इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यह सबसे बड़ी समस्या है बहुत लोगों के साथ, और इसको समझ नहीं पाते हैं और फिर बाद में जब समस्या उत्पन्न होती है तो न घर का रहे न घाट का, है ना? अब जो है घर पे पड़े रहिए। तो इन सारी बातों को आप सभी जो भी इन सर्विस कैंडिडेट हैं, अर्थात नौकरी पेशा वाले जो भी कैंडिडेट हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने मेरिट लिस्ट में जगह बना पाने में कामयाबी हासिल की है, इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको ज्वाइनिंग करना है। आप त्याग पत्र को लेकर के एकदम निश्चिंत रहिए, कोई परेशानी नहीं होगा। आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा त्याग पत्र ला करके अपने विभाग से देने के लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा त्याग पत्र आप वैसा लें जिससे कि आप यहाँ, यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर से आप पूर्व के जॉब आप नौकरी में जा सकें। इस प्रकार से आप त्याग पत्र लें और प्रान नंबर आपका जो है पुराना वाला ही यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ी कि आपने यदि नौकरी में रहते हुए कोई यदि रेगुलर कोर्स किया है तो वह आपको मान्य नहीं है, उससे भविष्य में परेशानी हो सकती है। इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इससे अलग और भी आपका कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें अपनी समस्याओं को। हम जो है ससमय सही और सटीक जवाब देने का प्रयास करूँगा, ताकि आप संतुष्ट हो सकें और आपका भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।